हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूनिट 3 की। ठीक है, यूनिट 3 आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बची हुई है वो हम कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद एक लास्ट यूनिट और रहेगी एंड देन आपका जो पूरा सिलेबस है इस सब्जेक्ट को लेके वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइबर आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रॉस 1 लाख, सो उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा मुझे। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ आपकी स्टडी में, आप उस तरीके से मुझे सपोर्ट कर देते हैं। अगर इस वीडियो को बाय द एंड ऑफ दिसंबर 20,000 लोग भी देखते हैं तो आई वॉन्ट कि वो 20,000 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज टारगेट उतने के बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग करें अगर आपको वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट हम आज यूनिट 3 को बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट मैं सेट कर रही हूँ वो होगा आपका 200 प्लस। उसके बाद ही आपको मैं यूनिट 4 प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि तभी मुझे लगेगा यू आर इंटरेक्टिव टू दिस कंटेंट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 3 के टॉपिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आपके पेपर में आने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो टॉपिक रहता है वो आपका रहेगा यहाँ पे इंटरपर्सनल बिहेवियर को लेके। ठीक है, अभी इसमें आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर वाली यूनिट कवर की, अब आता है इंटरपर्सनल बिहेवियर। इसके बाद हम इसी यूनिट में ग्रुप बिहेवियर को समझेंगे। तो इन दोनों टॉपिक से जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं ना, उससे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आने ही आने हैं। तो क्या होता है इंटरपर्सनल बिहेवियर? पर्सनल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटर, मतलब जब हम पर्सनल बिहेवियर में इंटर लगा देते हैं इसका मतलब दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। सिर्फ हम अकेले नहीं, इंट्रा मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही, इंटर मतलब जब दो लोग उसमें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाएं। तो हम जब दो लोगों का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, दो पार्टीज जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो होगा आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर। ठीक है, तो इंटरपर्सनल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, द वे इंडिविजुअल इंटरैक्ट, कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिविजुअल लेवल में तो आपने बिहेवियर समझ लिया कि ये होता है ओबी में, बट आपको ये भी तो ज़रूरी है कि वो अकेले तो काम करेंगे नहीं, करेंगे तो सबके साथ। तो सबके साथ कैसे बिहेव करते हैं, सबके साथ कैसे इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते हैं, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस हिसाब से उनको मोटिवेट करके, गाइड करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। राइट, सो ये इंक्लूड करता है कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन। लोगों के बीच में ऐसा तो है नहीं सिर्फ बात ही होगी, हो सकता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए। ठीक है, या फिर जो भी कॉपरेशन है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि वो जब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। एग्जाम्पल लेंगे, अगर जैसे कि दो एम्प्लॉय हैं, वो एक ही सेम प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहे हैं, तो जब एक साथ काम कर रहे हैं, एक सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ आइडिया वगैरह शेयर करेंगे। और हो सकता है वहाँ पे वो क्लैश भी करें, उनका ओपिनियन कुछ है, उनका ओपिनियन कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि आपस में कैसे बिहेव करें, तो वो क्या होगा, इंटरपर्सनल बिहेवियर होगा। राइट, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि क्यों हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ लोग कैसे इंटरेक्ट करें उसको भी समझें। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो समझना इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल अकेले तो काम नहीं करेगा। अगर हम सबको ऑर्गेनाइजेशन में सबके बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि वो आपस में भी कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है अकेले तो वो बहुत अच्छे हैं, बट जब उनका बिहेवियर लोगों के साथ आता है तो वो अपने ईगो में आके उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो फिर मैनेजर को उस हिसाब से ओपिनियन बनाना होगा, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी लाके चीज़ों को कोऑर्डिनेट करानी होगी। तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, इंटरपर्सनल बिहेवियर की इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है फाउंडेशन इन ओबी। ओबी स्टडी करता है बिहेवियर को। ओबी हम क्या करते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो स्टडी करता है बिहेवियर एट वर्क एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर एक बेसिक यूनिट है इस स्टडी की। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट, ओबी कैन नॉट एक्सप्लेन
ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम, कि ग्रुप का जो आउटकम है पूरा होगा नहीं होगा, वो बता पाएगा तब तक जब तक वो ये ना स्टडी कर ले कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो फाउंडेशन है ओबी की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए आपको वहाँ के एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर वो भी समझना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अगर लोगों का इंटरपर्सनल बिहेवियर अच्छा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर इंटरपर्सनल बिहेवियर शो करता है कि हाउ पीपल शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, अगर अच्छा कम्युनिकेशन है आपस में, लोगों के बीच में अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि सब लड़ाई झगड़े पे और ईगो पे, मिसअंडरस्टैंडिंग पे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके गोल्स को अचीव करने पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर हेल्दी इंटरेक्शन है, अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी है, लोग हेल्दी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते, तो ट्रस्ट, कॉपरेशन और बेटर वर्क प्लेस क्रिएट हो पाएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, टीम वर्क अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग लड़ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, बिकॉज उनका जो आपस में इंटरपर्सनल बिहेवियर है वो क्या है, अच्छा है, राइट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मॉरल। पॉजिटिव रिलेशनशिप एट वर्क कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ के लोग ठीक है आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आप वहाँ पे काम करना चाहोगे, स्टे करना चाहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। अदरवाइज आपको पता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपनी अपनी पोजीशन को लेके ही इतने ईगो में रहते हैं, हमसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते, तो आप स्विच करना ही पसंद करोगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा है तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे सस्टेन करना चाहेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज लीडरशिप इफेक्टिवनेस। एक लीडर भी क्या करता है, इंटरेक्ट ही तो करता है ग्रुप्स के साथ उनको लीड करने के लिए। तो लीडरशिप कितनी अच्छी होगी वो भी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसा है, ठीक। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ग्रोथ कब हो पाएगी, इंटरपर्सनल बिहेवियर शेप द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाएगा। अगर लोग पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, टीम वर्क प्रमोट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे क्लैशेस हैं, अथॉरिटी को लेके, पावर को लेके लड़ाई झगड़े चलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कल्चर कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कौन फॉर्म करता है, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर जो है वो फॉर्म करेगा। तो देखो इंटरपर्सनल बिहेवियर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कि अगर इंटरपर्सनल बिहेवियर है, वो पहली बात तो ओबी की फाउंडेशन है, ओबी को अगर हमें समझना है तो हमें इंटरपर्सनल बिहेवियर समझना होगा। दूसरा, अगर इंटरपर्सनल बिहेवियर अच्छा है तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, टीम वर्क अच्छा होगा, गोल्स अच्छे से अचीव हो जाएंगे, राइट। लीडरशिप अच्छी रहेगी, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर की ये सारी क्या है, इम्पॉर्टेंस है ओबी में। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके इंटरपर्सनल बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। लाइक मेरा इंटरपर्सनल बिहेवियर, मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ, वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करेगा कि मैं कैसे लोगों के साथ क्या करूँगी, इंटरेक्ट करूँगी, कोऑर्डिनेट करूँगी, कोऑपरेट करूँगी, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगी मेरी पर्सनैलिटी। A person nature, introvert, extrovert, calm, aggressive, affect how they deal with other। आपको देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो एकदम से भड़कते हैं दूसरों पे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही समझदारी से, बहुत ही आराम आराम से आपको चीज़ों को समझाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसी पर्सनैलिटी के पर्सन हो, एग्रेसिव हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, वो बताएगा कि आप कैसे क्या करोगे, इंटरेक्ट करोगे। ये फैक्टर आपके इंटरपर्सनल बिहेवियर पे असर डालेगा। जैसे जो एक्सट्रोवर्ट एम्प्लॉय है वो लोगों के साथ बात करना, इंटरेक्ट करना, ग्रुप में कोऑर्डिनेट करना एंजॉय करेगा, और जो नहीं है वो रेसिस्ट करेगा कि उसे कोई ग्रुप वर्क मत दे दिया जाए। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपकी वैल्यूज़, आपके बिलीव कैसे हैं, रिस्पेक्ट, कॉपरेशन। अगर भाई आपकी वैल्यूज़ में है कि हमें सामने वाले के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें कोऑर्डिनेट करना है, हमें ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है, तो आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर अच्छा होगा, क्योंकि आप उसी हिसाब से, उसी वैल्यू के हिसाब से या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होगे, ठीक। एक एम्प्लॉय जो टीम वर्क को वैल्यू करता है कि हाँ हमें टीम के साथ काम करना है, फिर वो अपने कलीग के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जिसका है कि नहीं हमें क्यों कॉपरेट करना है दूसरों के साथ, हम अपना अपना देखेंगे, वो फिर उतना अच्छा इंटरपर्सनल बिहेवियर रखेगा ही, तो लड़ाई में लगा रहेगा। परसेप्शन, आपका
चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका कैसा है, ठीक है। पीपल बिहेव बेस्ड ऑन हाउ दे परसीव अदर, आप कैसे लोगों को परसीव करते हैं उसी हिसाब से आप क्या करते हो, बिहेव करते हो, नॉट ऑलवेज ऑन रियलिटी। इफ वन एम्प्लॉय परसीव द बॉस हैज बाइस्ड दे मे अवॉइड इंटरेक्शन इवन इफ द बॉस इज फेयर। अगर आपका ओपिनियन बन गया है किसी के लिए कि वो खराब है तो आप उससे अवॉइड करोगे इंटरेक्ट करना, या करोगे भी तो वहाँ पे आप उससे बहसी करते हुए नज़र आ जाओगे। तो आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर इस बात पे भी अफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका परसेप्शन कैसा है उस सामने वाले को लेके, जिससे आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्टाइल। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है। इंटरपर्सनल बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, आपकी बातें एकदम क्लियर रहती हैं, तो फिर सामने वाले के साथ आपकी स्मूथ कॉन्वर्सेशन चलेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, रूड कम्युनिकेटर हो, बात को रखने के आपको एकदम एग्रेसिव वे में रखनी रहती है, तो सामने वाले के साथ आपका जो भी इंटरेक्शन बैठेगा वो बहुत ज़्यादा रूड रहेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पास्ट एक्सपीरियंस, आपने जैसे पहले काम किया था वहाँ पे इंटरेक्शन रखने से बॉन्ड बनते हैं, टीम अच्छी होती है, मोटिवेशन मिला था, तो आप नई ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही फॉलो करना चाहोगे। बट अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि नहीं यार, लोग बात करते हैं, बातें निकलवाते हैं, फिर फैलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको बता देते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर आप अवॉइड करोगे इंटरेक्ट करना, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ पे भी वैसे ही लोग होने वाले हैं। तो प्रीवियस इंटरेक्शन भी अफेक्ट करेगा आपका बिहेवियर। लाइक कलीग हेल्प अर्लियर, अगर आपके कलीग ने पहले आपकी मदद की होगी तो आप फ्रेंडली बिहेव करोगे नेक्स्ट टाइम भी उसके साथ, लेकिन नहीं की होगी तो फिर आप नहीं करोगे। कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चर कैसा है, ठीक है, वो भी आपके तरीके को शेप करेगा, कैसे आप लोगों से बात करते हो, कोऑपरेट करते हो। इन सम कल्चर पीपल कम्युनिकेट डायरेक्टली, कुछ कल्चर है जहाँ पे डायरेक्ट बात की जाती है, घुमा के नहीं। कुछ कल्चर है जहाँ पे इनडायरेक्टली आप अपने पॉइंट को रखते हो। तो किस कल्चर से आए हो वो भी अफेक्ट करेगा कि आप सामने वाले से कैसे क्या करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उससे कम्युनिकेट करोगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे। बेसिकली आपका कैसा इंटरपर्सनल बिहेवियर रहेगा, ठीक है। ओके, सो इंटरपर्सनल बिहेवियर से क्वेश्चन यही आएंगे कि क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ओबी में, और आपसे टाइप्स वगैरह पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ये सब इंटरपर्सनल पे ही बिहेवियर, मतलब यहाँ पे भी हम इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं, एज अ ग्रुप बिहेवियर या आपका साथ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते समय क्या बिहेवियर है उसको ही स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो इसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है जो डेवलप किया था एरिक बेर्ने ने। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टूल है जो क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है कि हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में लोग कैसे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। द आइडिया इज दैट आवर बिहेवियर इन कम्युनिकेशन कम फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेजेस। ये कहता है कि हमारा जो बिहेवियर वो 3 स्टेजेस से आता है। वो 3 स्टेजेस को देखा कि वो 3 ईगो स्टेजेस होती है जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में दूसरे के साथ इंटरेक्ट और बिहेव करते हैं। वो स्टेजेस है आपकी पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ सामने वाला हमसे कम अथॉरिटी में है या हमसे छोटा है, तो हम वहाँ पे इस ईगो स्टेज में उससे बात करते हैं जो होती है आपकी पेरेंट। हम एकदम या तो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं तुमने ऐसे कैसे कहा और आपको ऐसे करना है, ये ऑर्डर फॉलो करिए, ये वो ऐसे कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले के साथ, क्योंकि हम उस टाइम उस ईगो स्टेट में होते हैं, पेरेंट ईगो स्टेट में। या फिर पेरेंट्स जैसे जिसके नॉर्मल हैं और समझाने वाले समझदारी के साथ, तो वहाँ पे हम उस तरीके से, जैसे बहुत बड़े हैं हम उस तरीके से सामने वाले से इंटरेक्ट करेंगे। चाइल्ड ईगो स्टेट में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं आप एकदम बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाते, बच्चों की तरह सामने वाले से इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, हंसते खेलना उछलने लग जाते हैं। उसने बोला कल हमारे यहाँ ऑफिस में वेकेशन अनाउंस होंगी, तो एकदम आप बच्चों की तरह इंटरेक्ट करने लग जाते हैं सबसे। या फिर किसी ने आपको, मान लो एम्प्लॉयर ने कुछ कहा, आपने उसको बच्चों की तरह से झटक के चले गए कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई, तो वो हमारा बच्चों की तरह बिहेवियर होगा। मतलब उस स्टेज में जाके हम क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उससे बात कर रहे हैं। तो हम किस ईगो स्टेट में हैं उस हिसाब से हम सामने वाले के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सिचुएशन वाइज। तो ओके, तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो इन्होंने कहा 3 स्टेज हैं। पहला है पेरेंट ईगो स्टेज, एडल्ट ईगो स्टेज और चाइल्ड ईगो स्टेज। हम किस स्टेज में हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सामने वाले के साथ इंटरेक्ट और बिहेव करेंगे। दिस स्टेज इज कॉपीड फ्रॉम पेरेंट। ये पेरेंट, टीचर या जो अथॉरिटी फिगर मतलब बड़ी फिगर है उनसे क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि
दो होगा, या तो आप क्रिटिकल पेरेंट की तरह बिहेव करोगे या तो नर्चरिंग पेरेंट की तरह, मतलब स्ट्रिक्ट हो जाओगे, रूल बेस्ड, कंट्रोलिंग। जैसे मैनेजर कहता है यू आर लेट अगेन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इस सिचुएशन वो कैसे एक्ट कर रहा है, हम कहेंगे वो पेरेंट ईगो स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ये बिहेवियर इंप्रूव करिए, या तो नर्चरिंग पेरेंट की तरह एक्ट करोगे, मतलब केयरिंग, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव। लाइक मैनेजर कहता है डोंट वरी, आई नो यू हैड अ टफ डे, कोई बात नहीं कर, इफ यू आर लेट, तो आप उस तरीके से उससे क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, अपने आपको एज अ अथॉरिटी, एज अ पेरेंट वाली स्टेट में जाके आप उस सिचुएशन में सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो। दूसरा इन्होंने कहा एक एडल्ट ईगो स्टेट भी होती है कि जब हम एक एडल्ट की तरह सामने वाले से इंटरेक्ट करते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, बहुत ही रैशनल हैं। एडल्ट लोग क्या होते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, बच्चों की तरह बचकानी बातें नहीं, फैक्ट बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैनेजर कहता है यू आर लेट, लेट्स एनालाइज क्यों लेट हुए और कैसे हम आगे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बड़े लोगों की तरह समझदारी के साथ जब आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते हो तो हम कहते हैं कि आप अभी अपनी एडल्ट ईगो स्टेट में हो और उसी के तरीके से आप अपना बिहेवियर सामने वाले के साथ कर रहे हो। नेक्स्ट है चाइल्ड ईगो स्टेज। इन्होंने कहा कभी कभी हम कुछ सिचुएशन में चाइल्ड ईगो स्टेट के हिसाब से एक्ट करते हैं सामने वाले के साथ। ये स्टेट रिफ्लेक्ट करती है चाइल्डहुड फीलिंग, जैसे आप बचपन में बिहेव करते हो फ्री चाइल्ड की तरह, या तो फन लविंग प्लेफुल, जैसे एम्प्लॉय ने जो कर रहा है मीटिंग में, क्रिएट कर रहा है सजेस्टिव आइडिया बच्चों की तरह एकदम खुश होके, या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह ओबीडियंट, डिपेंडेंट, एक्सक्यूज मेकिंग की तरह, लाइक इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ट्रैफिक खराब था इसलिए मैं लेट हो गया। मतलब जैसे बच्चे नहीं कोई बचकानी हरकत करके एक्सक्यूज़ देते हैं बच्चों की तरह, कहते हैं बच्चों की तरह मत आप बिहेव करिए, यू आर एडल्ट। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि आप चाइल्ड ईगो स्टेट में बात मत करिए, जैसे बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं वो मत करिए, एडल्ट की तरह बात करिए, लॉजिक दीजिए क्यों ऐसा हुआ और आगे कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें समझना होगा कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो किस ईगो स्टेट में है। जैसे आप लोग कभी कहते हो ना कि यार इससे बात करो मत करो, ये बड़ा बचकानी बातें करता है, तो वो कौन से स्टेट में, वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, तो वो बचकानी ही बातें करेगा। और अगर कोई हम कहेंगे नहीं ये बहुत समझदार है, मतलब वो एडल्ट ईगो स्टेट में, वो लॉजिकल बात करेंगे, वो प्रॉब्लम की बात करेंगे, उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। ठीक, तो अगर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो कहेंगे ये पेरेंट ईगो स्टेट पे। अब अपने दोस्तों में एनालाइज करो कौन किस स्टेट पे है, और जब वो बात करता है आपसे इंटरेक्ट करता है तो आप जैसे अगर समझ जाओगे ये चाइल्ड ईगो स्टेट पे है, तो जब आप उससे बात करोगे तो आप उसी के हिसाब की टेक्निक लगा के उससे कम्युनिकेट करोगे, तो फ़ायदा होता है इस स्टेट को समझ जाने का, ताकि एक मैनेजर समझ जाए कि वो जिस एम्प्लॉय से बात कर रहा है वो कौन सी स्टेट पे है, कौन सी स्टेट का माइंड सेट रखता है, और फिर वो उससे उसी तरीके की बात करेगा, उसी तरीके से उसको मोल्ड करेगा और अपने साथ आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो हेल्प करता है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को बेटर कम्युनिकेट करने में। अगर जो एडल्ट वाला है अगर आप उससे चाइल्ड ईगो स्टेट में बात करोगे तो वो कहेगा भाई माफ़ करो मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप एकदम इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। ठीक, तो माइंड से इसीलिए कहते हैं मेरा माइंड सेट इस एज के लोगों के साथ मैच होता है, क्योंकि फिर आप वो इसीलिए कहते हैं कि आप में उम्मीद की जाएगी कि आप में चाइल्ड ईगो स्टेट हो इस एज के अकॉर्डिंग, बट आप में वो एडल्ट ईगो स्टेट है, क्योंकि आप में तो उम्मीद है कि एडल्ट ईगो ही स्टेट होनी चाहिए। For effective communication, adult to adult interaction is more suitable. It is logical and avoid unnecessary conflict. अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो जब एडल्ट ईगो स्टेट वाले आपस में इंटरेक्ट करते हो तो बेटर रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल लॉजिकल बातें करेंगे, फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बातें करते हुए नजर आएंगे। इंस्टेड चाइल्ड ईगो स्टेट वाला अगर एडल्ट वाले के साथ बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि एडल्ट वाले को चाइल्ड वाला नहीं समझ में आएगा। चाइल्ड वाला अगर पेरेंट वाले से करेगा तो भी आप पेरेंट से क्या ही करते हो, लड़ते रहते हो, आपने ऐसे कैसे, मैं तो एक्सक्यूज बनाओगे, पेरेंट वाला फेस टू होकर डांटेगा। तो बेटर कहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा, बेटर हो पाएगा जब एडल्ट स्टेट वाले एडल्ट वालों से बात करेंगे, लॉजिकल वाली बातें। ठीक, तो यही समझा, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस समझ में आया कि हम 3 स्टेट में होके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर डिपेंड करेगा हम कौन सी स्टेट में है, ईगो स्टेट में है, कौन सी ईगो स्टेट में, पेरेंट वाली में है, चाइल्ड वाले में है या एडल्ट वाले में। तो जिस स्टेज में होंगे उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग होंगी। जब आपका बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग पेरेंट्स और पेरेंट फिगर से कॉपीड होता है तो मतलब आप पेरेंट ईगो स्टेट में हो। जब आपका बिहेवियर, थॉट, फीलिंग डायरेक्ट रिस्पॉन्स पे है, लाइक फैक्ट बेस्ड लॉजिकल बातें करेंगे तो वो आप एडल्ट ईगो स्टेट में होंगे। और अगर आपका बिहेवियर, थॉट, फीलिंग आपके चाइल्डहुड से रिप्लेड हो रहा है, आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप चाइल्ड ईगो स्टेट में होंगे। ठीक,
तो ट्रांजैक्शन एनालिस्ट क्या था? एक टूल था जो एरिक बेर्ने ने डेवलप किया। ये स्टडी करता है कि लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। आइडिया इस पे बेस्ड है कि जो आपका बिहेवियर होगा वो आएगा कि आप कौन सी स्टेट में हैं, ठीक। और स्टेट हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, नेक्स्ट एक और टूल जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो क्या होता है? जोहारी विंडो ये डेवलप की थी जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन हिंगम ने 1955 में इन्होंने इसको डेवलप किया था, इस मॉडल को। इसीलिए इनके पहले लेटर, इनिशियल लेटर से आया जो और हैरी, जोहारी, ठीक। इट इज़ कम्युनिकेशन मॉडल, ये कम्युनिकेशन मॉडल है। ये भी इंटरपर्सनल की बात करेगा, लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इस मॉडल ने भी उसी को ही थोड़ा समझाने की कोशिश की है, जो एक्सप्लेन करता है हाउ पीपल नो देमसेल्फ एंड हाउ अदर नो देमसेल्फ। अगर आपको पता होगा आप कितना अपने बारे में जानते हो और दूसरा आपके कितने बारे में जाता है, ठीक है, तो अगर बैलेंस बना ले जाओगे तो आपका जो आपस में इंटरपर्सनल बिहेवियर होगा ना वो अच्छा होगा। जैसे मैं अपने बारे में जानती हूँ कि हाँ मैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा आता नहीं है मान लो, और सामने वाला भी जानता है इनको बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो जब मुझसे कम्युनिकेट करेगा तो उस चीज़ को याद रख के करेगा कि इनको ऐसे नहीं बोलना कि इनको गुस्सा आ जाए, इनको आता है बहुत गुस्सा। तो यही बात है, जोहारी विंडो ने 4 विंडो इसलिए क्योंकि जो इन्होंने मॉडल दिया ना वो 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड है, मतलब यहाँ पे उसका नाम, इसका नाम, इसका नाम ना, तो इसलिए इसको कहते हैं विंडो, जैसे खिड़की नहीं होती उसी तरीके से कहते हैं जोहारी विंडो है। पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंटरपर्सनल बिहेवियर पे ही बेस्ड मॉडल है। जोहारी विंडो नाम याद रखना किसने दिया है। दूसरा था एक्सप्लेन क्या करता है कि लोग कितना अपने बारे में जानते हैं और लोगों के बारे में दूसरे लोग कितना, मैं कितना अपने बारे में जानती हूँ और बाकी लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं, ये मॉडल उसके बारे में बात करता है, ये उसको एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में भी जानती हूँ, लोग मेरे बारे में भी जानते हैं सही से, तो हमारे बीच में तालमेल अच्छा बैठ जाएगा। मैं अपने बारे में कुछ चीज़ जानती हूँ, लोग नहीं जानते, तो मुझे उनको बताना होगा, तभी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं अपने बारे में कोई चीज़ मान लो नहीं जानती हूँ, सामने वाला जानता है, तो वो मुझे बताए कि सर आप में ये कमी है, मैं आप में ये कमी है, तो फिर हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी, जो आपको पता है और नहीं पता है दूसरों को तो उनको बताना होगा, जिससे आप लोग आपस में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओ। तो 4 क्वाड्रेंट दिए हैं इन्होंने, जो मैंने कहा ना कि 4 क्वाड्रेंट हैं, तो वो 4 क्वाड्रेंट कौन सा है? पहला है ओपन एरिना, ठीक। दूसरा है ब्लाइंड एरिया, ओपन एरिया बोलो, एरेना बोलो। ओपन एरिया क्या है? थिंग्स अबाउट अ पर्सन डैट आर नोन बोथ टू सेल्फ एंड टू अदर, मतलब वो सारी चीज़ें जो मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है। लाइक मैं मैनेजर हूँ, जो सारी चीज़ें मैनेजर को भी पता है और एम्प्लॉयज़ को भी पता है, वो होगा ओपन एरिया, ठीक। एन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल एंड पंक्चुअलिटी आर नोन टू हिम एंड ऑल्सो ऑब्जर्व बाय कलीग। जैसे एम्प्लॉय का बात लेकर रहे, एम्प्लॉय को पता है कि वो पंक्चुअल है, ठीक है, वो उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वो उसको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है, उसके कलीग्स को भी पता है कि हाँ ये पंक्चुअल है और इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी। तो ये एरिया क्या है? ओपन है, मतलब सबको भी पता है और मुझको भी वो चीज़ पता है, तो हमारे बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्योंकि इस लेवल पे आके सबको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक। दूसरा होता है ब्लाइंड एरिया। जो हमारा ब्लाइंड एरिया होता है वो क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है हमारे बारे में, लेकिन बाकी लोगों को पता है हमारे बारे में, ठीक। ओपन एरिया में तो आपको दूसरे से कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उसको भी पता है, हमें भी पता है। बट जब ब्लाइंड एरिया आता है कि हमें नहीं पता है अपने बारे में वो चीज़, लेकिन दूसरों को पता है हमारे बारे में कि हमारे अंदर वो चीज़ है। लाइक एक एम्प्लॉय में थिंक ही इज़ गुड लिसनर बट कलीग्स नो ही ऑफन इंटरप्ट अदर्स। जैसे मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, गुड लिसनर हूँ, बट बाकी लोगों को पता है कि नहीं, ये मोस्टली क्या कहते हैं, जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरप्ट करते हैं, तो गुड लिसनर तो नहीं है, अदरवाइज आप इंटरप्ट ना कर रहे होते हो। बट मुझे क्या है, मुझे अंधविश्वास इस बात पे कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छी क्या हूँ, लिसनर हूँ। तो ये क्या है? मेरा ब्लाइंड एरिया है। ब्लाइंड एरिया मतलब मुझे नहीं पता है अपने बारे में, लेकिन लोगों को पता है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल बिहेवियर कब अच्छा हो पाएगा? जब लोग मुझे फीडबैक दें कि आप में ये चीज़ नहीं है और आप इसको सही करिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो ब्लाइंड एरिया पे हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा है हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या होता है? थिंग्स नोन टू सेल्फ बट नॉट रिवील टू अदर, मतलब चीज़ें जो मुझे मेरे बारे में पता है लेकिन मैंने बाकी में किसी को वो चीज़ नहीं इन्फॉर्म की है। लाइक एम्प्लॉय को पता है कि वो कंपनी छोड़ना चाहता है, लेकिन उसने मैनेजर को नहीं बताया है, या एम्प्लॉयज़ के पास कुछ अच्छे आइडियाज़ है लेकिन उसने बाकी को नहीं बताया है,
तो मतलब आपको वो चीज़ पता है बट आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं, तो वो हिडन एरिया, आपने वो चीज़ छुपा के रखी हुई है। ठीक, इसमें ये सेंस होना चाहिए कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली रिड्यूस हिडन एरिया लीडिंग टू ओपेननेस एंड बेटर टीम वर्क। अगर आप हिडन एरिया को रिड्यूस करोगे, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, अपना तक नहीं रखोगे, अपने टीम के साथ शेयर करोगे, जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ शेयर करोगे, तो वहाँ पे वो उनको लगेगा कि आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, आपका टीम वर्क अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाएगा। ठीक है, आइडियाज़ को अगर आप शेयर नहीं करो, अपने तक रख रहे हो, तो फिर आप कहाँ ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। दूसरों को शेयर करोगे तो हो सकता है कि आप लोग साथ मिलकर उस पर कुछ काम कर पाओ, बेटर कर पाओ मैनेजर्स के साथ डिस्कस करके। अननोन एरिया, वो चीज़ें जो ना तो आपको पता है और ना ही किसी और को पता है आपके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हैव अ टैलेंट फॉर लीडरशिप बट नाइदर ही नॉर हिज कलीग हैव नोटिस्ड इट। मान लो कि एम्प्लॉय के अंदर टैलेंट है लीडरशिप का, कि वो अच्छी लीडरशिप दे सकता है, बट ना तो इस टैलेंट के बारे में एम्प्लॉय को पता है क्योंकि ना कभी उसने लीडरशिप लीड ही नहीं किया, और ना ही उसके कलीग को पता है क्योंकि उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो ये जो स्टेट है, ठीक है, ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? अननोन एरिया। आपको ना पता है ना उनको पता है, तो पता कैसे चलेगा? अगर हम ट्रेनिंग करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, नए नए सिचुएशन में डालेंगे एक दूसरे को, तो ही हमें पता चल पाएगा कि कौन सी एरिया हमें नहीं पता है, कौन सा टैलेंट है जो हमें नहीं पता है, जो हमें भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, और जो हमारा अननोन एरिया है वो नोन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हैरी का मतलब यही था कि वो बता पाए कि कौन कौन सा एरिया होता है। हर इंसान का 4 एरिया होते हैं। कुछ ओपन एरिया जो वो सबको बता के रखता है, सबको पता है, उसको पता है। कुछ एरिया होता है ब्लाइंड एरिया, जो उसको नहीं पता लेकिन लोगों को पता है, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि सामने वाला आपको फीडबैक दे ताकि आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए, इंट्रैक्शन अच्छा हो पाए। फिर आता है आपका हिडन एरिया, जो आपको पता लेकिन आप दूसरों को नहीं बता रहे हो, तो बताओ, ट्रांसपेरेंसी रखो, कोऑर्डिनेशन बैठाओ, ठीक है, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, आप उन पे कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आता है आपका अननोन एरिया, जो ना मुझे पता है ना लोगों को पता है, तो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा अपना पोटेंशियल, ताकि हम उसका एडवांटेज उठा के आगे कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखो, विंडो के फॉर्म में था। जैसे विंडो कभी ड्राइंग में बनाते हो तो ऐसे विंडो नहीं बनाते हो आप, ऐसे तो बनाते हो, तो वो है डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेनेशन करके आना, नंबर मिल जाएंगे अच्छे। ओपन एरिया नोन टू सेल्फ एंड अदर, ब्लाइंड एरिया अननोन टू सेल्फ नोन टू द ब्लाइंड। आपको नहीं पता, आप अंधे हो, लेकिन लोगों को पता है, ऐसे याद रखो। हिडन एरिया आपने छुपा के रखा है, आपको पता है, लोगों को नहीं पता है। अननोन एरिया ना आपको पता है ना लोगों को पता है। ओपन एरिया खुला है, आपको पता है, लोगों को भी पता है। ठीक, याद हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्यों पढ़ रहे हैं? इंटरपर्सनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना, तो इंटरपर्सनल बिहेवियर में हमें ये भी तो समझना होगा कि लीडरशिप क्या है। लीडर भी तो लोगों से इंटरेक्ट ही करेगा ना, आप भी तो लीडर के साथ इंटरेक्ट करोगे, इंटरपर्सनल ही तो बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है। तो लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग पीपल सो डैट दे विलिंगली वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडरशिप मतलब क्या? हम लोगों को लीड कर रहे हैं, मतलब लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको सुपरविजन दे रहे हैं, और उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि वो काम करें उसी डायरेक्शन में जो हम उनको बता रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर। सिर्फ ऑर्डर नहीं देना क्या ये करो, उनको इंस्पायर करो, उनको मोटिवेट करो कि आप ऐसा क्यों करिए, ठीक है, जिससे वो वैसा करें, अपना बेस्ट दें, और आप अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। ठीक, तो ये पर्पस है लीडरशिप का, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना, ताकि वो उस हिसाब से चले और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। लीडरशिप थ्योरीज से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लीडरशिप थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की ट्रेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। क्या होती है ट्रेट थ्योरी? ट्रेट मतलब क्या? ट्रेट मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, फीचर्स। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन बिकम अ लीडर। ये ट्रेट थ्योरी बताती है कि कौन सा पर्सन लीडर बन सकता है। ये कहती है वही पर्सन लीडर बनेगा जो कुछ ट्रेट जो लीडर में होती हैं, जो क्वालिटीज़ लीडर में होती हैं, उनके साथ ही पैदा हुआ है, उसके अंदर इनबिल्ड इनबॉर्न क्वालिटी हैं वो सारी। ठीक, ये कहता है ये लीडर बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते हैं। लीडर कोई बनता नहीं है, किसी को हम बनाएंगे नहीं लीडर, वो बचपन से ही बन के लीडर पैदा होता है, उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन से ही होती हैं, पैदा होता है तभी उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ सिखाने की
ट्रेनिंग के थ्रू उसको नहीं बनाने की हमें ज़रूरत है। तो ये कहता है ट्रेड थ्योरी कि लीडर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो पर्सन बॉर्न होता है वही क्या होता है, हमारा लीडर होता है। लीडर हैव सर्टेन पर्सनल ट्रेड, कुछ ट्रेड्स हैं जो लीडर के अंदर होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, डिसीजन कैसे लेना है। और अगर कोई पर्सन इन क्वालिटीज़ के साथ बॉर्न हुआ है तो वो क्या है, लीडर है। मीनिंग लीडरशिप डिपेंड ऑन हु द लीडर इज। एग्जाम्पल महात्मा गांधी के अंदर ये सब क्वालिटीज़ ऑलरेडी थी, नेचुरली थी, तो वो नेचुरल लीडर है, वो बॉर्न है, उनको किसी ने ट्रेनिंग स्किल लेके सिखाया और बनाया नहीं है। तो ट्रेड थ्योरी कहता है कि लीडर क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, नॉट मेड। उनको बनाते नहीं है, वो बनते हैं। उनके अंदर जो फीचर्स क्वालिटीज़ हैं वो पहले से ही अवेलेबल होती हैं, जो ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेड थ्योरी, जो ये कहता है लीडर ये होते हैं। जैसे कि कंपनी में एक एम्प्लॉय जिसके अंदर कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेट अच्छे से करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले जाता है, वो लीडर बन जाएगा टीम का। इवन उसके पास कोई अच्छी पोजीशन नहीं है तब भी, ऐसा नहीं कि आप अच्छी पोजीशन में तो ये आप लीडर बनोगे। ये कहता है अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप अच्छे लीडर हो, ठीक है। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपके अंदर लीडर की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन इसके क्रिटिक्स दिए गए इस थ्योरी के, लोगों ने कहा कि कोई भी पीपल जिसके पास अच्छे ट्रेट है वो लीडर नहीं बन जाता। लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशन पे और बिहेवियर पे। आप कैसे बिहेव करते हो, आपके सामने सिचुएशन है तो आप कैसे वहाँ पे काम कर पा रहे हो, उस पर लीडरशिप डिपेंड करेगी, ना कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप लीडर हो जाओगे, नहीं। कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है क्राइसिस में काम ही ना कर पाए, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही ना हो, सॉल्व ही ना कर पाए, भले उसके अंदर इंटेलिजेंस थी, भले उसके अंदर क्वालिटी है जो लीडर के अंदर होनी चाहिए, लाइक उसके अंदर इंटेलिजेंस है, लेकिन प्रॉब्लम आई वो सॉल्व ही नहीं कर पाए, वहाँ पे बैठा रह गया, तो क्या वो लीडर हो जाएगा? तो कहते नहीं। इनका क्रिटिक्स किया लोगों ने, इनको इस थ्योरी को क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता कि क्वालिटी आपके अंदर है तो आप बन गए लीडर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिहेव लीडर के हिसाब से तो कहाँ से आप लीडर हो जाएंगे। तो यही थ्योरी आई फिर इसके अगेंस्ट, वो थी आपकी बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। बिहेवियर थ्योरी ने क्या कहा, इसने कहा कि लीडर जो है वो बॉर्न नहीं होते हैं, लीडर को बनाया जाता है, उनके अंदर वो बिहेवियर लाया जाता है, वो प्रैक्टिस के थ्रू, वो सिचुएशंस के थ्रू, जिसके बाद वो लीडर बनते हैं। व्हाट लीडर डू, मतलब लीडर क्या करते हैं, उनका कैसा एक्शन है, कैसा बिहेवियर है, उससे वो क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, बिल्कुल अपोजिट है ये थ्योरी। लीडरशिप सक्सीड डिपेंड ऑन द बिहेवियर नॉट जस्ट ट्रेड। आपके अंदर क्वालिटीज़ है ठीक है, लेकिन अगर आप उस क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो तो आप लीडर नहीं हो। आप कैसे बिहेव करते हो, सिचुएशन आपके सामने है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो वो बताएगा कि आप कैसे लीडर हो भी या नहीं। तो दो तरीके का बिहेवियर एक लीडर के अंदर होना चाहिए, एक टास्क ओरिएंटेड और एक पीपल ओरिएंटेड। अगर आपके अंदर ये बिहेवियर है तो यू आर अ लीडर। टास्क ओरिएंटेड मतलब कि आप अपने काम पे, रूल्स पे, डेडलाइन पे क्या करो, फोकस करो। और दूसरा, लोगों से, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके उनकी नीड को पूरा करना, उनको मोटिवेट करना कि वो टास्क को डेडलाइन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कंप्लीट करें, उनके साथ रिलेशन बनाना। अगर आपके अंदर ये बिहेवियर है, आप इस तरीके से बिहेव करते हो, देन यू आर अ लीडर। तो आपके एक्शंस कैसे, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपको लीडर बनाएगी, ना कि आपकी क्वालिटीज सिर्फ। लीडरशिप डिपेंड ऑन हाउ द लीडर बिहेव। अ मैनेजर हु इंश्योर डेडलाइन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज इज अ लीडर। ठीक है, क्लियर हुआ। वो सिर्फ कहता है क्वालिटी है तो आप लीडर हो, ये कहता है कि अगर आप बिहेव करते हैं उस हिसाब से तो आप क्या है, लीडर हैं, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी है डेट इज कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन सिचुएशन। कंटीजेंसी ये कहती है कि लीडरशिप कितनी इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करती है कि आपके सामने सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन कैसी है मतलब कि कोई भी सिंगल लीडरशिप की स्टाइल सारी सिचुएशन में काम नहीं करती। अब यहाँ से स्टाइल के बारे में थोड़ा और बात होगी, इस थ्योरी से स्टाइल के बारे में बात हो जाती है कि आपकी लीडरशिप कैसी है वो डिपेंड करेगी कि आपके सामने सिचुएशन कैसी है। ठीक, हर सिचुएशन के हिसाब से आपकी लीडरशिप स्टाइल भी बदलेगी। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को तो आपकी स्टाइल लीडरशिप की वैसी होगी। सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर डील करना है तो आपकी लीडरशिप स्टाइल उस हिसाब से होगी। तो सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से आपकी लीडरशिप होगी। अ लीडर मस्ट एडजस्ट स्टाइल एज पर द सिचुएशन एंड टीम। लीडरशिप डिपेंड ऑन द मैच बिहेवियर, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन। लाइक अगर क्राइसिस है तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, और रूटीन वर्क है तो आप सपोर्टिव करके लोगों के साथ मिलजुल के आप अपना काम करिए।
तो लीडरशिप कैसी होगी वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, क्राइसिस है, लोगों से फिर टास्क कराओ, डेडलाइन दो, कैसे ऐसे काम होना है, इतने समय तक पूरा करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। और अगर नॉर्मल है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल स्मूथली काम होना है, कोई डेडलाइन नहीं पूरी होनी, तो आराम से सपोर्ट करते हुए लोगों को, उनके साथ चलते चलते उनको मोटिवेट करते हुए आप लीडरशिप करेंगे, लीड करेंगे लोगों को। नेक्स्ट इज सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये थ्योरी कहती है कि लीडर मस्ट अडॉप्ट देयर स्टाइल एंड एबिलिटी टू द मैच्योरिटी एंड एबिलिटी ऑफ फॉलोअर्स। आपके जैसे फॉलोअर्स हैं, मतलब जिसको आप लीड कर रहे हो, उनकी कैसी एबिलिटी है, वो किस क्षमता के हैं, कितने मैच्योर हैं, उस हिसाब से अपनी लीडरशिप की स्टाइल आपको रखनी है। लाइक राइट लीडरशिप वही होती है जो राइट स्टाइल रखे राइट पीपल के लिए। इफ़ फॉलोअर आर इनएक्सपीरियंस, लीडर शुड गाइड मोर। अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉलोअर्स इनएक्सपीरियंस, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गाइड करने वाला लीडर बनना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके जो फॉलोअर्स हैं वो स्किल्ड हैं, तो लीडर शुड डेलीगेट। स्किल्ड हैं तो वो चाहेंगे ना कि आप उनको अथॉरिटी दो, पावर दो, काम दो उनको, तो काम डेलीगेट कर सकते हो क्योंकि वो ये सीखे सिखाए हैं। लेकिन इनएक्सपीरियंस है तो फिर वहाँ पे उनको गाइड करो, ठीक है, एकदम से काम मत उन पे डाल दो। तो जैसे आपके फॉलोअर्स हैं, ये थ्योरी कहती है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। लीडरशिप डिपेंड करेगी फॉलोअर्स की रेडीनेस और कैपेबिलिटी में। नए इंटर्स हैं तो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस स्टाफ है तो फ्रीडम की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन मत दो, उनको काम दो, वो काम करेंगे। तो ये थ्योरी इसके बारे में बात करती है। हर थ्योरी अपना अपना कॉन्सेप्ट बताती है कि आपको कैसे लीडरशिप रखनी है। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि लीडर्स, हाउ लीडर मोटिवेट फॉलोअर्स टू अचीव गोल। ये कहती है पाथ गोल, कि कैसे पाथ मतलब कौन से रास्ते लीडर बताता है एम्प्लॉय को गोल को अचीव करने के लिए। तो मतलब कि ये कैसे लीडर मोटिवेट करता है फॉलोअर्स को कि वो गोल अचीव करें। लीडर क्लियर कर देता है कि इस पाथ पे अगर आप चलोगे तो आप अपने गोल्स पूरे कर लोगे, ठीक है। तो स्टाइल, आपको डायरेक्टिव होना है, लोगों को डायरेक्शन देना है, यहाँ पे सपोर्ट करना है, उनके साथ काम करना है। लीडरशिप डिपेंड करेगी कि आप लोगों को एम्प्लॉयज़ को हेल्प करोगे कि वो ऑब्स्टेकल को रिमूव कर पाएँ, मोटिवेटेड रहें और उस पाथ पे चलें जिसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पाथ के दौरान ऑब्स्टिकल आएंगे, वहाँ पे आपको एज अ लीडर उनको सपोर्ट करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनको मोटिवेट करना है जिससे वो गोल को अचीव कर पाएँ। लाइक बॉस ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, इंकरेजमेंट सब देता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर जब आप ऐसी लीडरशिप अप्लाई करते हो कि आप लोगों को डायरेक्शन दे रहे हो और उस डायरेक्शन के थ्रू उन्हें क्या क्या करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पे उनको सुपरवाइज करना, वहाँ पे उन्हें मोटिवेट करना, तो वो आपकी जो थ्योरी है वो है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब एक ऐसी स्टाइल लीडरशिप की जहाँ पे लीडर लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और ट्रांसफॉर्म मतलब बदलता है पूरी तरीके से अपने फॉलोअर्स को कि वो अचीव करें जितना उन्होंने सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा। कभी आपने देखा होगा कि कोई आपको ऐसे बोलता है, जैसे किसी मैनेजर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये कर लीजिए, लेकिन किसी ने बोला कि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत, तुम इसको कर सकते हो, उस तरीके से तुम्हें इंस्पायर किया, तुम्हें बहुत बड़ा विजन दिखा, तुम यहाँ पहुँच सकते हो, तुम्हारा ये पोटेंशियल है, और फिर आप एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गए और अपना बेस्ट दे दिया, जितना आप नहीं कर सकते तो उससे भी ज़्यादा आपने करके दिखा दिया। तो वो जो लीडरशिप है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, लोगों के अंदर एक विजन जगाना, उनको इंस्पायर करना कि वो एकदम पैशनेट हो जाएं कि वो आपके लिए काम करना शुरू करें और अपना बेस्ट दें। सिर्फ अपने बारे में सोचने के अलावा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के विजन के लिए काम करना शुरू करें। उस हद तक इंस्पायर्ड जब करता है लीडर, उस स्टाइल को जब वो फॉलो करता है, उस हिसाब से जब लीडरशिप देता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। तो ये यही कहती है कि एक लीडर को इस हिसाब से क्या करना है, लीडरशिप देनी है कि वो सामने वाले को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको विजन से जोड़ दे ऑर्गेनाइजेशन के और खुद के, कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने लग जाए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप की है। हो सकता है थ्योरी ना आए तो स्टाइल पूछ लेगा वो आपसे पेपर में, तो ये बहुत इजी है। इंडिया में बहुत सारे स्टाइल यूज़ होती है। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, समझा भी होगा, पहला वर्ड नहीं होगा।
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या कहते हैं? जब लीडर ऑटोक्रेटिक होता है, मतलब वो कैसे लीड करता है, वो किसी को पूछेगा नहीं कि क्या कैसे करे, इंक्लूड नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑर्डर देगा कि ये आपको करना है, आप ऐसे करिए, बस दैट्स इट। तो वो लीडरशिप क्या है, जो स्ट्रिक्ट वाली लीडरशिप है, वो है ऑटोक्रेटिक। लीडर अपना डिसीजन लेगा खुद और दूसरों से यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो उस डिसीजन को क्या करें, फॉलो करें। मतलब ये नहीं कि सबको डिसीजन में शामिल कराए और फिर सबसे फॉलो करवाए, नहीं, डिसीजन वो खुद लेगा और ये उम्मीद करेगा कि लोग उससे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। स्टिल कॉमन इन फैमिली, जैसे कि ओन बिजनेस जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे क्या करता है, जो बड़ा घर का पर्सन होता है वही डिसीजन लेता है और सबसे उम्मीद करता है आप उसको फॉलो करेंगे। इन मैनी स्मॉल इंडियन फैक्ट्रीज ओनर डिसाइड एवरीथिंग विदाउट कंसल्टिंग वर्कर। बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज में यही होता है, ओनर खुद डिसाइड कर लेता है, वर्कर से नहीं पूछता है और बता देता है कि आपको यही करना है, इस तरीके से वर्क होगा। तो ये क्या होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहाँ पे आप अपने आप से डिसीजन लोगे एज अ लीडर और लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो उसको फॉलो करें। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप क्या है, लीडर एक्ट लाइक अ फादर फिगर। यहाँ पे लीडर एक फादर के फिगर की तरह एक्ट करेगा, लाइक जैसे फादर होते हैं ना, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, बट प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी होना, वैसे जैसे कि टाटा ग्रुप, लीडर्स आर रिस्पेक्टेड फॉर केयरिंग अबाउट एम्प्लॉयज वेलफेयर। टाटा ग्रुप में क्या होता है, लीडर्स जैसे पेरेंट्स नहीं होते हमारे, केयर करते हैं, हमारे वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जब आप एक एज अ लीडर वर्क करते लाइक टाटा ग्रुप, तो आप क्या हो, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप हो, कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो और लोगों की केयर कर रहे हो। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है, जब लीडर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में शामिल करता है और डिसीजन लेता है। ठीक है, बिकमिंग मोर कॉमन इन मॉडर्न इंडियन आईटी एमएनसी में यही चलता है कि आप टीम को डिस्कशन में शामिल करते हो, उनके मदद से डिसीजन लेते हो एंड देन सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको पार्टिसिपेट करवाते हैं। लीडर खुद नहीं डिसाइड करता, सब पे थोपता है, बल्कि सबको पार्टिसिपेट कराता है, सब लोग डिसीजन में शामिल होते हैं, देन डिसीजन लिया जाता है एंड देन वो उस गोल के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज लेजर्स फेयर लीडरशिप। ये यहाँ पे क्या लीडर कैसे एक्ट करता है, यहाँ पे लीडर सब कुछ छोड़ देता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक की तरह डिसाइड करके नहीं कर रहा है, ना सबको इन्वॉल्व करके डिसीजन ले रहा है, बल्कि वो बिल्कुल फ्री कर देता है एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद ही डिसीजन ले और काम इंडिपेंडेंटली करें। इट वर्क ओनली इफ एम्प्लॉयज़ आर स्किल एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ये लीडरशिप स्टाइल तभी काम करेगी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और स्किल्ड हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा, लीडर भी छोड़ देगा सब उनके ऊपर, तो वो लेथार्जिक हो जाएंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब डेडिकेटेड है, हाँ हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, और फिर जब लीडर उनको उनके ऊपर डिसीजन छोड़ देता है, आपको जो सुटेबल लगा, आप जिस टाइम पे आना चाहो आओ, काम करो, काम अच्छे से करो, बस, तो वो होगा लेजिस्लेटिव लीडरशिप। रिसर्च हेड अलाउस साइंटिस्ट कि वो अपने आप से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, उनको करें, ठीक है, और जहां उनको सपोर्ट लगेगा वो उनको सपोर्ट कर देंगे, वो होती है लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये वो स्टाइल होती है जहां पे लीडर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आप परफॉर्म करिए, हम आपको अच्छा परफॉर्म करोगे तो रिवॉर्ड देंगे और ख़राब परफॉर्म करोगे तो हम पनिश करेंगे। तो इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए। ठीक है, जैसे एक सेल्स मैनेजर बोनस देता है, टारगेट अचीव हो जाएंगे, और वार्निंग देता है अगर वो पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो यहाँ पे लोगों से इस तरीके से मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा है, काम करवा रहा है गोल्स को अचीव करने के लिए। ट्रांजैक्शनल मतलब सौदे कर रहा है वो उससे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो हमने देखा था कि यहाँ पे लीडर इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा आपको कि आप विजन पैशन के साथ काम करो। इससे आप ऑर्गेनाइजेशन के विजन से जब जुड़ जाओगे, पैशनेटली उसके लिए काम करोगे, मोटिवेट होकर काम करोगे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहोगे, उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एकदम लॉयल हो जाओगे। जैसे सीईओ मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है और हम सब बनेंगे तो हम सब बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग एमएनसी को एक अच्छे एज अ हेड लीड करेंगे इन फ्यूचर। तो वहाँ पे ना आप एक बड़े गोल की तरफ विजन के साथ जुड़ जाओगे ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर वहाँ पे जो अपना वर्क करोगे, परफॉर्मेंस दोगे, वो बेस्ट होगी। ठीक, तो जब लीडर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन दे के जब आपसे काम करवाता है और आपको मोल्ड करता है, तो उस तरीके की लीडरशिप को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल की तरह डरा धमका के नहीं। ये एक शॉर्ट समराइज है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे आ गई है, इसको हटा देना। ऑटोक्रेटिक क्या होती है, लीडर जो सब डिसाइड
करता है और सबको दूसरों को फॉलो करना होता है। डेमोक्रेटिक जहाँ वो एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराएगा। लेजिस्लेटिव जहाँ पे लीडर पूरी फ्रीडम दे देगा एम्प्लॉयज़ को, खुद कुछ नहीं करेगा, मतलब सिर्फ सपोर्ट देगा, खुद ऐसे कुछ नहीं करेगा, बताएगा कि ये करना है वो करना है। ट्रांजैक्शनल जहाँ पे लीडर ऐसे लीड करेगा कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे अगर आप करोगे, नहीं करोगे तो पनिश करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे लीडर विजन और पैशन को एम्प्लॉयज़ को बता के उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है। जिसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे लास्ट में याद आ जाएगा कि सब में क्या क्या था। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया लीडरशिप। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रुप बिहेवियर। इससे क्वेश्चन आते हैं कि ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। तो ग्रुप बिहेवियर मतलब जब आप बिहेव करते हो ग्रुप में, ठीक, तो इट रिफर्स टू द वे पीपल एक्ट, इंटरैक्ट एंड रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप। जैसे आप कभी देखते होगे अपने आप को कि आप ग्रुप में जब होते हो तो ऐसे तो कहीं कुछ नहीं बोलोगे, इंट्रोवर्ट रहोगे, बट जब आप ग्रुप में होते हो तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, एकदम घुल मिल जाते हो। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी ज़रूरी है समझना कि लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। एक साथ अगर इनको हम ग्रुप बना दें इनका, तो वहाँ पर इनका कैसा बिहेवियर रहता है, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कि शाई हो जाते हैं या क्या है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस तरीके से अपने लोगों को गाइड करके उन अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ठीक, तो कैसे लोग ग्रुप में बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो होता है उनका ग्रुप बिहेवियर। ये स्टडी करेगा कि हाउ इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप कंपैरेटिव टू व्हेन दे आर अलोन। जब अलोन होते तो कैसे बिहेव करते हैं और जब ग्रुप में होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। अ सिंगल एम्प्लॉय में नॉट स्पीक मच इन मीटिंग। हो सकता है एक अकेले इंडिविजुअल मीटिंग में ज़्यादा ना बोले, लेकिन जब वो ग्रुप डिस्कशन में होता है अपने कलीग्स के साथ तो वो बहुत एक्टिव हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। जिससे आपने देखा ना कि कैसे उसका पर्सन का इंडिविजुअल बिहेवियर जब वो ग्रुप में आया तो एकदम चेंज हो गया। इसलिए ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन समझ पाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आ गया, मान लो कि पर्सन इंडिविजुअली लेवल पे तो अच्छा नहीं करता लेकिन ग्रुप में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम उस पर्सन को फिर ग्रुप ओरिएंटेड टास्क ही देंगे जिससे हम उसका फुल पोटेंशियल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज कर पाएँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन समझ पाए कि हमारे एम्प्लॉयज़ कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, अलोन या ग्रुप में। ग्रुप होंगे कितने टाइप के, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप वो जो ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट करती है ऑफिशियली, जैसे मैंने खुद ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का ग्रुप बना दिया किसी टास्क के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, तो वो होगा फॉर्मल ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बनाया है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक, सारे मेंबर को उनको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, तो वो हो गया आपका ऑफिशियल या फॉर्मल ग्रुप। लाइक प्रोजेक्ट ग्रुप बनाया मैनेजर ने नए मार्केटिंग कैंपेन के लिए, तो क्या है, ऑफिशियल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप मैंने कुछ नहीं बनाया, एम्प्लॉयज़ खुद ही अपने फ्रेंडशिप, इंटरेस्ट, सोशल नीड की वजह से आपस में ग्रुप बना लिए हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। मतलब उन्होंने खुद की नीड के लिए बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया है। जैसे कलीग्स जो लंच ब्रेक में मिलते हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, भाई मज़ा आ रही है आपस में बात करने में, हमने ग्रुप बना लिया, हम लोग का टेस्ट मैच होता है, हमारा कॉमन इंटरेस्ट मैच होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए नहीं बनाया, इन्होंने खुद बनाया है, तो ये क्या होगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक, फिर टॉपिक आता है ग्रुप डिस्कशन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जब ग्रुप में हम डिसीजन लेते हैं वो होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे डिसीजन कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। मतलब सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेता है, कलेक्टिवली जो लोग हैं उस ग्रुप में जब वो डिसीजन लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इन ओबी इट मीन्स एम्प्लॉयज़ और मैनेजर वर्किंग टुगेदर टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड चूज द बेस्ट सोल्यूशन। जैसे कि एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो क्या आ गए आपस में सब ग्रुप में, और फिर धीरे धीरे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसको डिस्कस करना, फिर अपना अपना ओपिनियन रखना, एंड देन फाइनली एक डिसाइड करना कि हम ये करेंगे, बेस्ट सोल्यूशन ये है। तो वो जो प्रोसेस है जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं लोगों के साथ कलेक्टिवली ग्रुप में, इंस्टेड कि वो अकेले अकेले लें, वो होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जब हम ग्रुप में डिसीजन लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज क्या फीचर है, पहला दो या दो से ज़्यादा होंगे, भाई अकेला लेगा तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो जाएगा ना, जब दो से ज़्यादा लोग होंगे और डिसीजन लेंगे तो वो होगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग। डिसीजन डिस्कशन पे लिए जाएंगे और आपस में नॉलेज को शेयर करके लिए जाएंगे, ये तो हमें पता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, लोग अपना अपना पॉइंट रखेंगे, मीटिंग्स होगी, फाइनल डिसीजन जो है वो एग्रीमेंट पे बेस होगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग ने जो आपस में
कंसिस्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होगा कि हमने आपस में क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके डिसाइड किया है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में बेस्ड होगा। एडवांटेज क्या है? डाइवर्स नॉलेज, अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ आए होंगे, अलग आइडियाज़ आएंगे, फिर बेटर डिसीजन ले पाएंगे। ऐसे इंडिविजुअल तो उसको जो लगा उसने बता दिया, लेकिन जब ग्रुप में है तो हर पर्सन का अपना खुद का आइडिया होगा, खुद की नॉलेज होगी, तो डिसीजन बेटर हो पाएगा। इन अ प्रोडक्ट लॉन्च टीम, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन मेंबर सब अपने अपने इंसाइट्स लेके आए हैं, तो वो है डाइवर्स नॉलेज। नेक्स्ट इज बेटर एक्सेप्टेंस, एम्प्लॉय सपोर्ट करते हैं डिसीजन व्हेन दे आर पेड ऑफ। जब एम्प्लॉयज़ को उसका रिजल्ट मिलता है, वो पेड ऑफ होते हैं, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं डिसीजंस को। वर्कर फॉलो न्यू शिफ्ट टाइमिंग मोर ईजिली डिस्कस विथ देम फर्स्ट। बेटर एक्सेप्टेंस मतलब एम्प्लॉय डिसीजन को सपोर्ट करते हैं जब वो पार्ट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमें भी तो ग्रुप में पार्टिसिपेट कराया गया था, तो हमने भी तो डिसाइड किया था, तो वो आगे जाके उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसको चेंज करना चाहिए, वो उसको कहेंगे हाँ ठीक है क्योंकि हमने भी इसमें डिसाइड किया था। इम्प्रूव क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, नए नए सोल्यूशंस आएंगे, तो ग्रुप डिसीजन में हमें ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ग्रुप डिसीजन मेकिंग आपकी कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को क्या करता है? इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। जब आप ग्रुप में आते हो तो आपस में कैसे बात करनी है, कैसे एक सॉल्यूशन ढूंढना है एक प्रॉब्लम का, वो सब सीख पाते हो आप। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जब मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में तो वो लॉजिक और बैकग्राउंड क्या है उस डिसीजन के पीछे वो समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया था ना, तो उन्हें पता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था और क्यों एक्सेप्ट किया गया था, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो डिसीजन क्यों आया है। रिड्यूस बायस एंड एरर्स, ग्रुप डिस्कशन हेल्प करता है कि आपने पर्सनल बायस ना हो, क्योंकि ग्रुप में लिया गया है, जिस पर्सन ने जैसे कुछ बोला हमें लगा नहीं सही नहीं है तो हम उसको वहीं इंटरप्ट करेंगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका लॉजिक ये है, तो पर्सनल बायस नहीं होगा क्योंकि एक पर्सन नहीं ले रहा है। हायर एक्यूरेसी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसके लिए अलग अलग व्यू पॉइंट होना ज़रूरी है, तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप उसको ईजिली टैकल कर ले जाओगे। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन में समय तो लगेगा, सब लोग आएंगे, अपना अपना ओपिनियन रखेंगे, एक दूसरे के ओपिनियन को कट ऑफ करेंगे, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है वो कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो आपस में ओपिनियन क्लैश हो गए, लड़ सकते हैं आपस में, उस बहस में ही समय जाएगा। ग्रुप थिंक, सम टाइम पीपल एग्री क्विकली जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन हार्मनी इवन इफ डिसीजन इज वीक। कभी कभी लोगों को लगता है यार इससे लड़ाई ना हो जाए, तो वो ग्रुप में कुछ बोलते ही नहीं है, शांति बनी रहे इसलिए हाँ हाँ कर देते हैं वो भी कि हाँ चलो ठीक है जो आप लोग कह रहे हैं वही ले लीजिए डिसीजन। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई सिंगल पर्सन आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि ग्रुप में डिसीजन लिया गया है, तो अगर गलती हुई भी उस डिसीजन के बाद तो सब कहेंगे कि सब शामिल थे, सबकी फॉल्ट है, एक पर्सन अपने ऊपर नहीं लेगा। स्लो इम्प्लीमेंटेशन, even after making decision in group implementation can be delayed if member not aligning or committed। अगर member committed नहीं है उस decision को लेके जो आपने लिया, या आपस में align नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर उसका implementation देर में होगा, हो सकता है वो जब आए decision तो उसमें भी अड़ंगे लगाएं कि नहीं अभी नहीं होना चाहिए, आप ये गलत है अभी इसको सही करिए, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, क्लियर हुआ ग्रुप का? ओके, अभी जो यूनिट 3 है इससे ना क्वेश्चन आते बहुत हैं, और ये यूनिट थोड़ी लेंदी है आपकी, बट इसके बाद वाली यूनिट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो समझो अच्छे से। ठीक, अभी हम ग्रुप और टीम की बात करेंगे। टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, क्योंकि कहोगे कि टीम में भी तो लोग होते हैं, ग्रुप में भी लोग हैं, तो फ़र्क क्या है टीम और ग्रुप का? तो देखो, डेफिनेशन की बात की जाए तो ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु इंटरैक्ट मेनली टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। जो आपस में क्यों आए हैं? इंटरैक्ट करने, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, इसलिए ग्रुप में आ गए, मीटिंग में बैठ गए और डिस्कशन कर रहे हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है, ये ग्रुप का कोई स्पेशल टाइप है जहाँ पे मेंबर एक दूसरे के साथ क्लोजली काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे लोग आ गए आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बैठे हैं कलेक्टिव, वो क्या है? ग्रुप। लेकिन एक स्पेशल ग्रुप जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो वो हम कहेंगे वो क्या हो गई? वो टीम हो गई, ग्रुप नहीं रहा। क्योंकि पर्पस क्या हो गया कि कॉमन गोल को अचीव करना है, और दूसरा
सब लोग एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल को काम करने अचीव करने के लिए क्लोजली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आके बैठ के हैं ग्रुप में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फोकस क्या है? इंडिविजुअल गोल्स और अकाउंटेबिलिटी। ग्रुप में लोग बैठे हैं सो वो अपने बारे में क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में भी फोकस करेंगे, और हमारी क्या जिम्मेदारी है इस ग्रुप में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे HR डिपार्टमेंट में, वो बस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कलेक्टिव परफॉर्मेंस और जॉइंट अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। जैसे क्रिकेट को कभी आप ग्रुप नहीं बोलते हो, क्रिकेट टीम बोलते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉमन गोल है कि मैच जीतना है और सब लोग उस कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली, कि आपकी बैटिंग भी अच्छी हो जाए, आपकी बॉलिंग भी अच्छी हो, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। और अगर कुछ लॉस होता है, टीम हारती है, तो कोई ये नहीं कहता इनकी वजह से आ रहे हैं, सब कहते हैं हम सबकी गलती है। तो जॉइंट अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एक ग्रुप में कैसे काम करना उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल गोल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। तो टीम में वो एक जो सेंस आता है कलेक्शन का, एक सेंस ऑफ कि आप उस ग्रुप से क्लोजली बिलोंग करते हो, वो टीम में आएगा। कोऑर्डिनेशन की बात कही तो लिमिटेड होता है, मेंबर में और मे नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। सबका ग्रुप में पता है इनका इनका ये टास्क है, तो प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग पे फोकस करेगा। तो दे आर नॉट वेरी मच कोऑर्डिनेटेड कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। लेकिन टीम में हायर इंडिपेंडेंस होती है, ठीक। मेंबर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी वो सक्सीड हो पाएंगे। प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करना है तो सारे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सबको आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा, एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी वो अचीव हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट टू टास्क में भी लो, क्योंकि सब अपने अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उतनी कमिटमेंट नहीं देखने को। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल कॉमन है। एक की वजह से भी गलती तो पूरी टीम सफ़र करेगी, तो सब एकदम कमिटेड होकर अपना बेस्ट देते हैं। आउटकम की बात की जाए तो सबके एफर्ट्स का ही जो टोटल है वो आउटकम है। यहाँ आउटकम इज ग्रेटर देन सम, मतलब कि सबके एफर्ट्स के अलावा सबके एफर्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। वो जब साथ में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, साथ में मिल के अच्छा परफॉर्म करना, वो आउटकम होगा यहाँ पे। ये नहीं कि सबने अपना अपना कर दिया बस आउटकम आ गया। वो भी एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट मीट टू एक्सचेंज अपडेट। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आए, ग्रुप में बैठे, अपडेट शेयर कर रहे हैं, अपना अपना टास्क बता रहे हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार, हमने ये किया, वो एक ग्रुप हो गया एग्जाम्पल। लेकिन क्रॉस फंक्शनल टीम जो आपस में साथ काम कर रही है, प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने में जब वो आती है, बैठती है और कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ कॉमन गोल को अचीव करती है, तो वो होती है आपकी टीम। तो जिससे टीम जो होता है ना वो और क्लोज, वो ग्रुप जिसके अंदर कॉमन पर्पस के लिए काम करे, क्लोजली वर्क करे, एक दूसरे पे डिपेंड है, वो होती है टीम, ठीक। जब आप टीम को मैनेज करते हो तो कुछ इश्यूज आते हैं आपको, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो आप फेस करते हो जब आप एक टीम को मैनेज करते हो। पहला है ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। टीम जो आज के टाइम पे है उसमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग कल्चर के, कंट्री के और बैकग्राउंड के हो सकते हैं। सबकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, तो ये एक चैलेंज हो जाता है टीम को मैनेज करने के टाइम कि अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। जब हम इनके साथ एक ऐसा कॉमन गोल के लिए एकदम डिपेंड होकर दूसरे पे जब काम करते हैं ना, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग ग्रुप हैं तो कैसे हैंडल करना है, अलग अलग कल्चर के लोगों को कैसे साथ मिलाना है जिससे हम कॉमन गोल को अचीव कर पाए। तो ये एक इश्यूज़ की बात करें कि जब आप टीम मैनेज करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। वर्चुअल टीम आजकल आपको पता है रिमोट वर्क के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीम आपस में इंटरेक्ट करती है। तो अगर मान लो कि जब वो बात कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल के थ्रू जहाँ फेस टू फेस नहीं पॉसिबल है, तो मान लो कि अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया और वो कम्युनिकेशन उतना बेटर ना हो पाया तो टीम वर्क कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और डिस्कनेक्ट फील कर सकती है टीम, ठीक है। स्टार्टअप यूजेस जूम एंड स्लैक फॉर टीम वर्क बट एम्प्लॉय में फील डिस्कनेक्टेड, क्योंकि वो आपस में एकदम डायरेक्टली इंटरेक्ट करके फेस टू फेस वो बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनको वर्चुअल टीम वालों को थोड़ा सा लैक बिहाइंड फील होगा कि हमें एज अ टीम उतना बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, आजकल की जो टीम है वो हैवी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। अगर डिजिटल स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लाइक डिले इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर क्रैश। आप लोग टीम में काम कर रहे हो लेकिन जिस टीम के साथ काम कर रहे हो मेंबर का किसी का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है मीटिंग, फिर आपके इसमें दिक्कत आ जाती है टीम में कोऑर्डिनेट करने में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी पे इतनी डिपेंडेंस है। ये कंटेम्प्रेरी जो आजकल के इशू हैं जो टीम को मैनेज करने में आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अलग अलग पर्सनैलिटी के, गोल के, ओपिनियन के लोग हैं,
लड़ाई होना पॉसिबल है। मेंटेनिंग मोटिवेशन, टीम मेंबर हो सकता है इंटरेस्ट लूज कर जाए अगर इंडिविजुअल अपना कोऑर्डिनेशन रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहा है। बैलेंसिंग ग्रुप रिवॉर्ड विद पर्सन, जैसे कि हम लोग टीम में काम कर रहे हैं बट कोई बहुत अच्छा, जैसे टीम क्रिकेट में होता है, सब तो टीम जीती, सबको तो आपने किया, लेकिन जिसने मैंने जो बहुत अच्छा बैटमैन ऑफ द मैच रहा उसको वो अलग से क्यों देते, ताकि हम इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। तो अगर टीम में इंडिविजुअल एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा जा रहा है तो टीम मेंबर इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं कि अरे हमने तो और अच्छा किया था तो हमें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज दिया, ग्रुप में तो सबको बोल दिया गया बट मैंने तो थोड़ा अलग एफर्ट डाला तो मुझे भी करना चाहिए। तो मोटिवेशन मेंटेन करने में दिक्कत आती है। बैलेंसिंग इंडिविजुअल वर्सेस टीम गोल, सम टाइम इंडिविजुअल गोल क्लैश कर जाते हैं टीम ऑब्जेक्टिव के साथ, लीडर को दोनों अलाइन करना ज़रूरी है। एम्प्लॉय वांट प्रमोशन बट टीम वांट हिम टू स्टे लॉन्गर इन करंट रोल, जैसे टीम चाहती है कि आप करंट रोल में जिस पोजीशन में उसमें बने रहें एज अ मैनेजर, बट आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए एज अ बीओडी, तो फिर टीम तो कुछ और चाह रही है, आप कुछ और चाह रहे हो, तो क्लैश हो रहा है इस वजह से। तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लैश को क्या करे, सॉल्व करे। तो ये भी इशू हमें जब टीम मैनेज करते हैं तो आता है, वो थे इश्यूज। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इशू पता होने चाहिए कि जब आप टीम मैनेज कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बेसिकली अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लैंग्वेज डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव अगर क्लैश कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू हो रही है तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डायनेमिक, इंटर ग्रुप क्या होता है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप सेल्स डिपार्टमेंट के ग्रुप के साथ काम करता है गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उनमें भी क्या होता है, क्लैश होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब 2 और मोर ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट, सम टाइम कॉपरेशन हैपेंस बट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम अराइज, दीज आर कॉल्ड इंटर ग्रुप प्रॉब्लम। तो इंटर ग्रुप प्रॉब्लम क्या है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ या एक दो ग्रुप आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो करते हैं लेकिन क्लैशेस के भी चांसेस होते हैं कि वो ग्रुप उस ग्रुप के साथ क्या करने लग जाए, लड़ने लग जाए, क्लैश करने लग जाए। तो कौन कौन से मेजर बड़ी बड़ी इंटर ग्रुप प्रॉब्लम है, पहला है गोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप में हैव गोल डेट क्लैश विद ईच अदर, जैसे सेल डिपार्टमेंट का गोल क्या है कि उसे फास्ट डिलीवरी करनी है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल क्या है कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि वो क्वालिटी अच्छी कर पाए। तो सेल्स वाला क्या कहेगा, अरे तुम बहुत देर लगा रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन वाला देर क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसका गोल है कि क्वालिटी अच्छी हो, बट सेल्स का गोल उससे क्लैश कर रहा है क्योंकि उसको तो जल्दी से गुड्स डिलीवर करना है कस्टमर को। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि गोल अगर अलग अलग हैं दोनों ग्रुप के तो उनके बीच में लड़ाई होगी। नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए आपस में कितना कंपटीशन है। ग्रुप ऑफन कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्स लाइक बजट, स्टाफ एंड इक्विपमेंट। मार्केटिंग कहेगा और R&D कहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहेगा मुझे भी बजट चाहिए ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, मार्केटिंग कह रहा मुझे भी बजट चाहिए प्रमोशन वगैरह करने के लिए। तो बजट के लिए कंपनी के क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और रिसोर्स तो लिमिटेड, बजट उतना ही है। तो जब रिसोर्सेज के बीच में कंपटीशन होता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती ग्रुप में। मिसकम्युनिकेशन, अगर आपस में ग्रुप में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है एक दूसरे के साथ तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लाइक HR इम्प्लीमेंट अ न्यू लीव पॉलिसी बिना इन्फॉर्म करे ऑपरेशन को, जिससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो गई शिफ्ट को मैनेज करने में, उनको तो पता ही नहीं था कि आपने क्या किया है, नई लीव पॉलिसी ला दी है, तो उससे दिक्कत आ गई। तो कम्युनिकेट अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सही से नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंस इन प्रायोरिटी, ईच ग्रुप थिंक ऑफ इट्स ओन वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इग्नोरिंग द बिगर ऑर्गेनाइजेशनल पिक्चर। जैसे फाइनेंस को लगता है कि कॉस्ट कटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग को लगता है कि हमें ऐड पे खर्चा करना होगा, हमें यहाँ कॉस्ट कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपस में प्रायोरिटी को लेकर डिफरेंस है कि वो चाह रहे हैं ये ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, उनको लग रहा है ये काम ज़्यादा ज़रूरी है गोल को अचीव करने के लिए। तो जब प्रायोरिटी में डिफरेंस आ जाता है तो भी आपस में ग्रुप आपस में क्लैश करते हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग एंड बायस, ग्रुप में डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर ग्रुप, ब्लेमिंग देम फॉर प्रॉब्लम। हो सकता है एक ग्रुप पर दूसरे ग्रुप के टुवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड ही डेवलप हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो दूसरे ग्रुप पे लगा दे। जैसे सेल्स टीम प्रोडक्शन टीम से धराए हुए, कोई भी डिले होता है वो प्रोडक्शन पे लगा देता है कि प्रोडक्शन नहीं सही से कर रहे हैं। ठीक है, वाइल प्रोडक्शन ब्लेम सेल्स
फॉर ओवर प्रोमिसिंग टू द क्लाइंट, कि आप क्यों इतनी पहले से उनको बोल के रखे हैं हम डिलीवर करेंगे जबकि हम नहीं कर पाएंगे। पावर का स्ट्रगल है, सम टाइम ग्रुप फाइट्स टू गेन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी क्या होता है ग्रुप एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि उन्हें क्या हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन में पावर मिल पाए। जैसे ऑपरेशन और आईटी ग्रुप दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं कि किसको प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, तो पावर के लिए भी दोनों ग्रुप आपस में क्या कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं, राइट। तो पावर स्ट्रगल की वजह से भी इंटर ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं चाहे वो आपके टीम में हो या आपके ग्रुप में हो, तो आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैनेज करने का भी देखना है। तो कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज नेचुरल, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लड़ाई तो होगी होगी, ऐसा तो है नहीं, जब दो लोग अलग अलग ओपिनियन के हैं तो आपस में ऑब्वियस से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज एंड ग्रुप हैव डिफरेंट गोल्स, परसेप्शन एंड इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज का ग्रुप गोल अलग है, ग्रुप का गोल अलग है, इवन कहें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है और लोगों का गोल अलग है, ठीक। तो आपस में ज़रूरी है कि लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर पाओ और पॉजिटिवली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। अगर ग्रुप आपस में लड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ आपस में लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ है क्योंकि अपना अलग अलग ओपिनियन है हर ग्रुप का, हर गोल अलग अलग है सबका, बट अगर यही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कैसे अचीव होंगे। तो ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करें, मैनेज करें और पॉजिटिव वे में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो टेक्निक्स क्या है, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करोगे। पहला है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब होता है इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको या तो इग्नोर ही कर दो या पोस्टपोन कर दो इफ इट इज़ माइनर और टेम्पररी। मान लो दो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं अबाउट डेस्क लोकेशन, आर लेफ्ट अलोन बिकॉज इशू इज़ नॉट सीरियस, ठीक है। डेस्क लोकेशन के मेरी लोकेशन यहाँ होनी चाहिए, मेरी लोकेशन यहाँ होनी चाहिए, तो उस आर्ग्यूमेंट को मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सेंसलेस आर्ग्यू कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, उसको मैनेज ही करने की जरूरत नहीं है। स्मूथिंग, एम्फसाइजिंग एग्रीमेंट, द मैनेजर हाईलाइट कॉमन गोल्स एंड रिड्यूस फोकस ऑन डिफरेंसेस। मैनेजर क्या कर सकता है, अगर दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो ये कर सकता है कि उनको ये दिखाए कि हमारा कॉमन गोल क्या है, हमें एक साथ क्या अचीव करना है, इंस्टेड कि हम डिफरेंस पे बात करें कि आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में। व्हेन मार्केटिंग एंड फाइनेंस आर्ग्यू अबाउट बजट, जैसे मार्केटिंग और फाइनेंस क्या कर रहा है, बजट को लेकर आर्ग्यू कर रहा है कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, बजट हमें मिलना चाहिए, तो मैनेजर को ये याद दिलाएगा कि हमारा गोल कंपनी की ग्रोथ है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके फोकस करना चाहिए। इंस्टेड आप अपने डिफरेंस को लेके लड़ रहे हैं कि बजट आपको ज़्यादा होना चाहिए या आपको ज़्यादा होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं पार्टी से, लाइक बोथ पार्टी कुछ ना कुछ गिव अप करें और एक जो बीच का रास्ता है उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है। ये भी हो सकता है लाइक मार्केटिंग डिमांड 20 लाख एंड फाइनेंस कह रहा है हमें सिर्फ 10 लाख चाहिए, तो दोनों लोग को हम 15 लाख देख के एग्री करवा सकते हैं। मीन्स एक मिडिल पाथ चूज कर सकते हैं, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का, कि कोलैबोरेशन करवा दीजिए। मीन्स ग्रुप ओपनली डिस्कस प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ सॉल्यूशन। ग्रुप में जिसको प्रॉब्लम वो आपस में आए, ओपनली डिस्कस करें कि जिस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है और उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। फोर्सिंग, या तो हम एक पार्टी को पावर के थ्रू फोर्स कर सकते हैं कि आप ये चीज़ करिए और दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेरेंट्स नहीं होते, कभी कभी कहते हैं कि आप उसको ये चीज़ दे दीजिए और आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसा करके हम एज अ मैनेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय डिसएग्री कर रहे हैं कि हमें ओवर टाइम नहीं काम कर रहा है, लेकिन मैंने कह दिया आपको ओवर टाइम करना है, अपनी पावर को यूज़ करके वो हम उनसे करवा सकते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। ऑल्टरिंग ह्यूमन वेरिएबल, चेंज वेरिएबल और एटीट्यूड थ्रू ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड ट्रांसफर। लड़ाई हो रही है तो हम लोग को ट्रेनिंग देंगे, काउंसलिंग करेंगे, क्यों आप लड़ रहे हैं, या कोई चीज़ की कमी है तो उसको ट्रेनिंग देके सुधार करेंगे जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए। गिविंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ हु ऑफन फाइट ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है उनके स्किल, तो उनको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देंगे, जिस ट्रेनिंग के थ्रू फिर वो अपना आपस में कम्युनिकेशन इंप्रूव करके अच्छे से बात करके कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर पाएंगे। ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, अगर हमें लगता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई कमी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रिपोर्टिंग लाइन में दिक्कत है, उस वजह से क्लैश हो रहे हैं, रोल्स की वजह से क्लैश हो रहे हैं, तो वो हम चेंज करेंगे। लाइक अ कंपनी क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन टीम बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। लाइक मार्केटिंग प्रोडक्शन हमेशा लड़ते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, तो मैंने एक टीम बना दी, कोलैबोरेटिंग टीम, जो इन दोनों को आपस में क्या कराएगी, कोलैबोरेट कराएगी। तो एक स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं
कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स तरीके समझ लो, या तो अवॉइड कर दो अगर कॉन्फ्लिक्ट मेजर नहीं है, या तो उनको ये बताओ कि हम किस गोल के लिए हैं उस पर फोकस करो, डिफरेंस पे नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, एक मिडिल ग्राउंड पे लाके दोनों को एग्री करवा दो, या तो कोलैबोरेट कर लो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिस्कशन करो, उनसे बोलो कि हाँ बताइए क्या दिक्कत है, एक पाथ लाओ, सोल्यूशन लाओ। फोर्स करो कि नहीं आपको यही करना, आप लड़िए चाहे जो करिए। ह्यूमन वेरिएबल को अल्टर कर सकते हो, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह दो, उनको सिखाओ कि कैसे अपने आप में ही सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, या फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस यूनिट के, जिससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो अपने एंड में एक बार फिर से देखना, रिवाइज करना और नोट्स बना लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।